जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज ही हमारी क्लास 11th रहने वाली है, जिसमें हम पढ़ेंगे जीन पियाजे के बारे में। उनकी क्या उन्होंने बच्चों के बारे में क्या अवस्थाएँ दी हैं, उनके क्या सिद्धांत हैं, ठीक है? सभी पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। इससे पहले यदि आपने कोई आपने क्लास नहीं लिया तो ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में सभी क्लास अवेलेबल हैं। चाहे वो ईवीएस की हो, मैथ की हो, हिंदी की हो या सीडीपी की हो, सभी देखें। चलिए देखते हैं, जीन पियाजे के बारे में पढ़ते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक और ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने कौन-सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक और ज्ञानात्मक, जिसे कॉग्निटिव थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है? आगे बात करते हैं, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे, जो बहुत ही अच्छा देश है, बहुत खूबसूरत देश है, घूमने जाना चाहिए आपको। ये जीव वैज्ञानिक यानी कि जीव पर जो उन्होंने जीव वैज्ञानिक थे और मनोवैज्ञानिक थे। कौन? मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे की बाल और ज्ञानात्मक मनोविज्ञान में बहुत रुचि थी। इनकी देखिए बाल और ज्ञानात्मक मनोविज्ञान में बहुत रुचि थी इनकी। जैसे-जैसे जीव जैविक रूप से परिपक्व होते हैं, यानी कि जैसे मनुष्य होते हैं, जो जीव होते हैं, जैसे-जैसे उनके विकास होता है, वृद्धि होती है, उनमें मैच्योरिटी आती है, अधिगम करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं अ, पर्यावरण से, तो उनमें जैसे-जैसे परिपक्व होते हैं, उन और अनुभव से सीखते हैं। कैसे? और अनुभव से सीखते हैं वे, और एक्सपीरियंस से सीखते हैं चीज़ों को। आगे देखते हैं हम। बच्चे अपनी बुद्धि के द्वारा नए-नए संप्रत्यय बनाते हैं, यानी कि नए-नए कॉन्सेप्ट बनाते हैं, अपनी बुद्धि के द्वारा ये। जब समाज में रहेंगे, नए-नए विचार आएँगे, उनके नए-नए कॉन्सेप्ट बनाएँगे, नए-नए आइडियाज़ लाएँगे, क्रिएटिव सोचेंगे। पियाजे के द्वारा बच्चों को सक्रिय ज्ञान यानी कि सक्रिय ज्ञान मतलब इसका मतलब है कि आप खुद ही अपने ज्ञान का निर्माण करना यानी करके सीखना, चाहे वो वातावरण के द्वारा हो, समाज के द्वारा हो या करके सीखना हो, क्लासरूम में सीखना हो, ठीक है? निर्माता कहते हैं, वे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं यानी कि लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, जो खुद ही अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, खुद ही करके सीखते हैं। क्योंकि वह बुद्धि शक्ति के द्वारा दुनिया के बारे में यानी दुनिया जो उनके आसपास की जो दुनिया है, दुनिया के बारे में अपने विचार उनके दिमाग में जो नए-नए विचार आते हैं और संप्रत्यय यानी ये कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास का संप्रत्यय, यानी ये कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। स्कीमा यानी कि बात करते हैं सबसे पहले स्कीमा की। स्कीमा क्या होता है? यह एक ब्लूप्रिंट होता है, यानी कि ब्लूप्रिंट जो है आप तैयार करते हैं, जिसके बारे में आपको लर्न रहता है, याद रहता है सब कुछ। इस तरह से तैयार करते हैं आप, जो हमें दुनिया को 1 सेकंड देखिए, जो हमें दुनिया को यानी जो हमारी की दुनिया होती है, उसको समझने का तरीका दिखाता है, यानी समझते हो दुनिया को, किस तरह से क्या हो रहा है, क्या चल रहा है दुनिया में, क्या घटनाएँ घट रही हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारी जानकारी को श्रेणी में बाँटने में मदद करता है। देखिए, हमारी जो जानकारी है, उसको श्रेणी में बाँटने में मदद करता है। जब हमारे दिमाग में जो जानकारी रहेगी, उसे छोटी-छोटी श्रेणियों में यानी कि टुकड़ों में बाँटने का काम करता है। स्कीमा अक्सर बचपन में विकसित होता है, यानी कि कब होता है? बचपन में विकसित होता है। जैसे आप बालक होते हैं, तो थोड़ा-थोड़ी सी आपको जानकारी होती रहती है, तो आपको स्कीमा में फिट होती रहती है, बढ़ती रहती है जानकारी। जैसे-जैसे हम ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं कि जैसे-जैसे हम ज़्यादा-ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं, स्कीमा में बदलाव होता रहता है। स्कीमा में हमारे बदलाव होता रहता है, समय-समय पर। चलिए, आगे देखते हैं। देखिए, अब बात करें अनुकूलन की यानी एडaptation की। देखिए, किसी भी वातावरण में व्यक्ति द्वारा अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। यानी कि वातावरण के साथ अपने आप को ढाल लेना ही अनुकूलन कहलाता है। इस तरह समझेंगे इसे, जैसे कि आप वाहन नहीं है आपके, तो आप बस के द्वारा चला जा सकते हैं। जैसे कि आपका शाम को खाना कुछ और बना, आपको पसंद कुछ और है, तो वो आप खा सकते हैं। अपने अपने आप को क्या नाम है, वातावरण के साथ ही ढाल लेना ही क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है अपने आप को। चलिए, बात करते हैं आत्मीकरण की यानी एसिमिलेशन की। जब बालक एक नई समस्या यानी कोई एक नई समस्या है या स्थिति हो वैसी या विषय को अपने पहले के ज्ञान के साथ जोड़ता है, अपने पहले ज्ञान के साथ जोड़ता है, उसे आत्मीकरण कहते हैं। इसे इस प्रकार समझेंगे जैसे कि एक फादर और बेटा जो है, पिता और बेटा जो है, जब फल खरीदने जाता है, तो वहाँ पर वो सेब देखता है, एप्पल, तो वो पापा से कहता है अपने कि देखिए एप्पल है। वहीं के उसके बराबर में ही अनार रहते हैं, जो अनार को देख के भी एप्पल ही कहता है। तो उसके दिमाग में वो भ्रम रह जाता है कि मतलब कि वो भी एप्पल है और वो भी एप्पल है, अनार भी एप्पल है और जो एप्पल है वो तो एप्पल है ही। तो वो भ्रम हो जाता है, वो नई स्थिति होती है, नई समस्या होती है, जिससे वो अ, डील करता है। आइए चलिए समझते हैं। देखिए, अब बात करते हैं समायोजन की। समझ पहले सीखे गए ज्ञान में परिवर्तन करके, यानी जो पहले सीखा गया है, जैसे कि पहले जो सीख चुके हैं कि वो जैसे अनार था, उसके बारे में पता नहीं उसे, वो एप्पल ही मानता है अब भी उसे। तो पहले सीखे गए ज्ञान परिवर्तन करके पर्यावरण में रहकर नए विचारों और वस्तुओं को समायोजित करना। देखिए, जब उसके लिए फल आए हैं घर पे, तो वो उसकी जो माता है, वो एप्पल को भी काटेगी और अनार को भी काटेगी।
तो उसके बारे में उसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पता चलेगी, जैसे कि एप्पल में जो गुद्दा होता है या फिर जो अनार होते हैं उसमें दाने निकलते हैं। तो इस प्रकार से उसके जो क्या नाम है, उसके जो पर्यावरण है उसमें परिवर्तन आएगा, वो चीज़ों को समझ पाएगा, ठीक है? आगे बात करते हैं। संतुलन, संतुलन क्या होगा? इक्विलिब्रेशन। स्कीमा को फिर से व्यवस्थित करना। देखिए, स्कीमा को क्या करना? व्यवस्थित करना, चाहे वो एसिमिलेशन के द्वारा हो, चाहे वो एक्कोमोडेशन के द्वारा हो। उनके बीच संबंध स्थापित करना। जैसे एसिमिलेशन क्या होता है और एक्कोमोडेशन क्या होता है, उसके द्वारा संबंध स्थापित करना। चलिए आगे देखते हैं। 1 सेकंड, ज़्यादा ही आगे आ गया। ठीक है, ठीक है। देखिए, अब पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएँ हैं, जो 4 अवस्थाएँ उन्हें देखेंगे हम। देखिए, सबसे पहली बात आती है ज्ञानात्मक मापक अवस्था, यानी कि संवेदी पेशीय अवस्था, यानी कि सेंसर मोटर स्टेज, जो 0 से 2 वर्ष की होती है। यह अवस्था मुख्यतः ज्ञानेंद्रिय और शरीर की कामक अनुभव पर निर्भर, यानी ज्ञानेंद्रिय जिसके द्वारा हम ज्ञानात्मक इंद्रियों के द्वारा कार्य करते हैं, जैसे कि हाथ के द्वारा महसूस करना, आँख के द्वारा अ, उम, आँख के द्वारा करना, हाथ के द्वारा करना और आँखों से देखना, ठीक है? महसूस करना। गामक अनुभव, यानी कि छोटी-छोटी जो हमारी मांसपेशियाँ वही काम करती हैं और बड़ी मांसपेशियाँ भी हमारी काम करती हैं। जैसे अब बात करते हैं वस्तु स्थायित्व क्या होता है? बच्चा अपने मस्तिष्क में खिलौने या अन्य वस्तुओं का चित्र बनाना शुरू कर देता है। यानी कि जो उसे वस्तु दिखती है, वो उसका चित्र बना लेता है, छवि बना लेता है अपने दिमाग में। जिस प्रकार से एक किसी के गले में लॉकेट होगा, तो वो उसकी छवि बना लेता है, उसे बार-बार ढूँढता है, चाहे वो कमीज़ के अंदर छिपा दिया जाए, जब भी वो उसे ढूँढने की ढूँढता है वो। जिससे वह छिपी हुई चीज़ों और वस्तुओं को भी ढूँढ लेता है। यानी कि वो जो उसके अंदर जो छिपी हुई वस्तु है, जैसे कि चाबी है, ताले की चाबी होगी तो उसे ढूँढ लेगा, जैसे रिमोट होगा तो उसे ढूँढेगा ज़रूर वो, छिपी हुई चीज़ें होगी। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, अब बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष की होती है। इसमें क्या-क्या करता है बच्चा? इस अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, क्योंकि तार्किक चिंतन की क्रिया, यानी कि जो तर्क होता है, तर्क करने की चिंतन की जो क्रियाएँ होती है, इस समय पूरी तरह से विकसित नहीं होती, यानी कि पूरी तरह से विकसित नहीं होती। कहीं न कहीं तो वे तर्क नहीं कर पाते इस अवस्था में। यह पूर्व तार्किक, यानी कि आंशिक तार्किक की अवधि होती है, यानी थोड़ा बहुत तर्क कर पाते हैं, आंशिक तर्क कर पाते हैं। इस अवस्था में मौखिक भाषा का बहुत तेज़ विकास होता है, यानी कि बच्चा बहुत बोलता है, उसे जिज्ञासा बहुत होती है बोलने की, और कहीं न कहीं उसे जिज्ञासा जब होती है तो कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछता है, बहुत क्वेश्चन पूछता है। बालक बड़ी संख्याओं के शब्दों में समझने लगता है, यानी बड़े शब्दों की संख्याओं को समझने लगता है, कि बड़े-बड़े वर्ड बोलने लगता है, उन्हें समझने लगता है। इस अवस्था में बच्चा प्रतीकों का इस्तेमाल करता है, यानी चिन्हों का इस्तेमाल करता है, निपुण हो जाता है उनके इस्तेमाल करने में। जैसे कि पतंग का नाम सुनकर जो पतंग की छवि बना लेता है, या साइकिल का नाम सुन के साइकिल की छवि बना लेता है, या फिर मोटरसाइकिल की नाम सुन के वो मोटरसाइकिल की छवि बना लेता है अपने दिमाग में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब बात करते हैं जीववाद, यानी कि एनिमिज़्म। जीववाद क्या होता है? जीववाद का अर्थ होता है बालक का विश्वास की वस्तुएँ, यानी कि जो बालक का विश्वास की वस्तुएँ इसलिए जीवित हैं क्योंकि उनमें गति, यानी उनमें गति हो रही है, जैसे कुर्सी है उसमें गति हो रही है, मेज़ है उन पर गति हो रही है। यदि कोई वस्तु गति या चलती है, यानी कि यदि वो चलती है, वो उसे चला सकता है बच्चा, तो जीवित है, वो जीवित है। वह नहीं चलती तो वो जीवित नहीं है, यदि वो चलती नहीं है तो जीवित नहीं है। जैसे कि लैपटॉप है, आप चला रहे हैं, उसमें गति है तो वो जीवित है, नहीं मोबाइल चला रहे हैं तो उसमें गति है, तो वो जीवित है, नहीं है। यदि जैसे बच्चे को आप मोबाइल दे दिया जाए और यदि उसमें नेट खत्म हो जाए, इंटरनेट खत्म हो जाए तो बच्चा उसे फेंक देता है, क्योंकि वो जीवित नहीं है उसके लिए, वो टूट जाता है फिर। चलिए अब आगे बात करते हैं। आत्म केंद्रित चिंतन, यानी कि इकोसेंट्रिक थिंकिंग। आत्म केंद्रित का अर्थ होता है कि बालक दूसरे के दृष्टिकोण से किसी समस्या को देखने में असमर्थ होता है, यानी कि दूसरे का दृष्टिकोण नहीं समझ पाता वो। वह समझता है कि प्रत्येक व्यक्ति उसी की तरह सोचते हैं, यानी कि जो भी सोचते हैं बच्चे, वही दूसरे सोचते हैं, वही बड़े सोचते हैं, और वह जो भी करता है वही सही है। मतलब जो भी वो करता है, बच्चा जो भी करता है वो सही है, उसके द्वारा सब बेकार है, सारी दुनिया बेकार है, वही सही है बस। वो खुद के मास्टर को भी बेकार समझता है, बस वही सही है। हुँ, हुँ। इस अवस्था को लक्ष्य निर्देशित इस अवस्था में देखिए, इस अवस्था में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, यानी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की क्षमता आ जाती है, यानी कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की क्षमता आ जाती है। चलिए बात करते हैं आगे। अपलटावी, यानी कि इरिवर्सिबिलिटी, यानी इसमें बच्चा समस्या संख्याओं, जैसे उसकी संख्या समस्या में संख्याएँ आएँगी। 1 सेकंड।
देखिए, समस्या संख्याएँ समस्या संख्याओं, वस्तु में परिवर्तन, जैसे वस्तुओं में परिवर्तन होंगे, नहीं सीख पाता। यानी कि इसमें जो उसके सामने समस्याएँ आती हैं, जैसे संख्याओं का उलट-पलट हो जाना या फिर वस्तुओं में परिवर्तन हो जाना, तो उन्हें नहीं समझ पाता। यदि बात करें मृदा क्या यदि बात करें मृदा संप्रत्याय, दूरी, भार, जैसे कि दूरी हो गया, भार हो गया, ऊँचाई हो गया, क्रम निर्धारण की योग्यता होगी, इन सभी के प्रति वह दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं बना पाता। यानी कि चाहे वो मनी हो, यदि उसे पैसे गिनने को दे दिया जाए, तो उससे पैसे नहीं गिने जाने के, ठीक है? दूरी दूरी नहीं नापी जाने की उससे। भार यानी भार का जैसे कि 55 किलो 750 ग्राम है, तो वो नहीं पता कर पाएगा वो। ऊँचाई का नहीं पता कर पाएगा। क्रम निर्धारण यानी क्रम में नहीं लगा पाएगा उन चीज़ों को। तो उसके प्रति उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं बन पाते। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीयकरण क्या होता है? एक समय में किसी वस्तु की केवल एक बिंदु पर ध्यान देना। जैसे कि इससे समझ सकते हैं, जैसे कि बच्चों को आप मोबाइल दे दें, तो बस जो छोटा बच्चा होता है वो बस यूट्यूब खोलता है। यूट्यूब भी खोलता है और उसे देखता है। तो जब बाकी जो उसमें जो फीचर्स हैं उसको नहीं समझ पाता। जैसे कि उसमें कैलकुलेटर है, नोटपैड हो गया उसमें और अ, और भी चीज़ें होगी जैसे, तो उसका एक ही बिंदु होता है यूट्यूब खोलना, बस बच्चे का। तो वो एक ही चीज़ को समझ पाता है। देखिए, अब बात करते हैं संरक्षण की। कंज़र्वेशन, अगर किसी वस्तु के साइज़ या शेप में परिवर्तन करें, तो उसकी क्वालिटी पर असर नहीं होगा, लेकिन बच्चा इसको समझने में असमर्थ होता है। यानी कि यदि बड़े गिलास में आपने पानी ले लिया और फिर उससे बड़े गिलास में ले लिया, तो यदि उसमें आप पानी गेरे, तो उसमें उसमें वो अंतर नहीं कर पाता कि ये मतलब कि ज़्यादा हो गया है, कम हो गया, उसमें अंतर नहीं कर पाता, वो समझ नहीं पाता। कहीं न कहीं उसमें समझने में असमर्थ होता है। चलिए आगे बात करते हैं। क्रमबद्धता यानी कि seriation, इसमें बच्चा वस्तु या तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता। यानी उसके आकार में नहीं रखना सीख पाता उन चीज़ों को, क्रमबद्धता में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, बात करें मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था की, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, से 12 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बच्चा मन की गतिविधियों में लग जाने में असमर्थ हो जाता है। यानी कि उसके द्वारा जो मन के में जो उसके आएगा वो करेगा। जैसे उसे खेलने जाना है तो खेलने जाएगा, अपना होमवर्क करना है तो होमवर्क करेगा। यदि कुछ और करना है तो वो करेगा, कार्टून देखने हो तो कार्टून देखेगा, टीवी देखना है तो टीवी देखेगा और मोबाइल देखना हो तो मोबाइल देखेगा। और यदि सोना है तो वो सोएगा, ठीक है? क्रियाएँ ज्ञानात्मक क्रम होती हैं, यानी कि इसमें ज्ञान प्राप्त होता है, उससे बच्चों को स्कूल जाता है, नई-नई चीज़ें सीखता है। इस अवस्था में बच्चों द्वारा वस्तु पर क्रियाएँ होती हैं, यानी कि वस्तुएँ हैं उन पे क्रियाएँ होती हैं, कार्य करते हैं उस पे। जैसे साइकिलिंग चलाना, वर्क करना, अपना होमवर्क करना। आगे बात करें, इस अवस्था में बच्चा पूर्व तार्किक चिंतन में तार्किक समाधानों तथा मूल समस्याओं की ओर बढ़ता है। यानी देखिए इसमें तार्किक चिंतन आ जाता है इसमें, और तार्किक समाधान करता है इसमें, यानी तर्क से सोचता है और मूल समस्याओं की ओर बढ़ता है। संरक्षण आ जाता है इसमें, यानी कंज़र्वेशन आ जाता है बच्चे के अंदर। चलिए, आगे बात करते हैं। बालक आत्म केंद्रीकरण छोड़ देता है, यानी कि बालक अब दूसरों की सुनने लगता है। ये जानने लगता है कि यदि वो कोई बात कह रहा है तो तथ्य तथ्य पे निर्धारित है, यानी सत्य है वो। उन बातों को समझने लगता है, उसकी सुनने लगता है और दूसरे के दृष्टिकोण को समझने लगता है। यानी कि वो दूसरा यदि कह रहा है, यदि कोई बड़ा कह रहा है या टीचर कह रही हैं आपके, या बड़े कह रहे हैं, माता-पिता कह रहे हैं, तो वो बात सही है, तो उनको समझने लगता है। पलटा भी आ जाता है, यानी कि यहाँ पर वो इरिवर्सिबिलिटी मतलब कि उसमें आ जाती है कि वो सोच समझने लगता है कि जैसे कि जैसे कि गिलास है तो उसमें पानी इधर से उधर डालेंगे तो सही होगा, वो उतना ही पानी रहेगा। ठीक है, आज आगे बात करते हैं, बालक वस्तुओं को वर्गीकृत करने, यानी कि उन्हें बाँटने, यानी वर्गीकृत करने। देखिए, वर्गीकृत करने, समूह बनाने और क्रमिक रूप से व्यवस्थित करना सीख लेता है। इसमें वो व्यवस्थित करना, क्रमों में क्या नाम है, समूह में बनाना या फिर क्रमिक रूप से व्यवस्थित करना सीख लेता है। चलिए, अब आपकी ये लास्ट स्टेज है, जिसे हम कहेंगे औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, जिसे फॉर्मल स्टेज भी कह देते हैं, जो 12 से 20 तक की रहती है। आगे बात करते हैं। इस अवस्था के दौरान व्यक्ति अपने खुद के निकटतम संसार से परे, यानी उसका वो अपने जो उसका निकटतम संसार है, जो उसकी अपनी दुनिया है, कहाँ से आस-पड़ोस विद्यालय, इनसे निकल कर वो सोचने और तर्क करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। वो दुनिया के बारे में सोचता है, नई-नई चीज़ें सोचता है, समझता है, उनका तर्क करता है।
ठीक है, अमूर्त चिंतन भी करता है। विभिन्न समस्याओं का समाधान योजनाबद्ध यानी कि उसकी योजना बनाता है। यदि उसके पास कोई समस्या विभिन्न-विभिन्न प्रकार की समस्या है, तो उनके विभिन्न-विभिन्न तर्क और करेगा और विभिन्न-विभिन्न समस्याओं को खोजेगा। तार्किक ढंग से करता है यानी कि तर्क करता है उन पर, ठीक है। बात करें मानसिक क्रिया उच्च स्तरीय हो जाती है यानी कि उसकी जो मानसिक क्रिया है यानी बौद्धिक क्षमताएँ हैं, चिंतन जो है उसका यहाँ पर उच्च क्रम का हो जाता है। हाई हाई थिंकिंग होती है उसकी इस टाइम। समस्या समाधान करने के लिए बहुत सारी संभावनाओं की कल्पना करता है, नहीं बहुत सारी संभावनाओं की कल्पना करता है वो। आगे यदि बात करें समस्या समाधान के लिए अमूर्त चिंतन करता है, देखिए अमूर्त चिंतन करता है यहाँ पर वो समस्या समाधान करने के लिए, ठीक है। अमूर्त सोचता है, अमूर्त कौन-सा होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, यानी कि दिमाग में सोचता है, बौद्धिक तर्क करता है, चिंतन करता है वो। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यहीं तक थी। सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड सब्सक्राइब करें। 1 सेकंड नहीं लगा है तो कमेंट करें। ये हमारी क्लासेस हैं, ज़रूर देखें। जैसे कि अमित सर हैं, जो आपको ईवीएस पढ़ा रहे हैं 9 बजे। मैथ जो आपको वासु सर पढ़ा रहे हैं 10 बजे। अब टाइमिंग चेंज हुई है थोड़ी-सी। जो मेरी क्लास थी वो 12 बजे हो गई है और जो वासु सर की थी वो 10 बजे हो गई है। ठीक है? बात करते हैं यदि उदय सर की, तो उदय सर आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं और मेरे द्वारा आपको सीडीपी पढ़ाई जा रही है। अच्छा, जो क्लास जो हमारी ये दोनों चल रही हैं वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को ध्यान में रखते हुए चल रही है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।